क्या राजपूतों के सहयोग के बिना मुगल शासक अकबर हिंदुस्तान में दूर दूर तक अपना साम्राज्य विस्तारित कर सकता था? अफगानिस्तान को लेकर शुरू करते हैं। वो अफगानिस्तान जिसको जीतने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ली, वो अफगानिस्तान जिसको जीतने के लिए रशिया ने पूरी ताकत लगा ली थी, उस अफगानिस्तान को नहीं जीत सके। सिख महाराजा रणजीत सिंह ने हालांकि कुछ समय के लिए अफगानियों को जरूर दबाया था, लेकिन वो अलग अलग चरणों के युद्ध हुए थे, जिसमें कुछ में सिख जीते, कुछ में अफगानी जीते। इतिहासकार उसके संबंध में अलग अलग पक्षों के बारे में बात करते हैं। वही अफगानिस्तान राजपुताना के आमेर के शासक मान सिंह ने जीतकर मुगल शासक अकबर को दे दिया था। इधर अफगानिस्तान तक पश्चिम में, पूर्व में अगर हम बात करें तो पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र मान सिंह ने जीतकर अकबर को दे दिया। इसके अलावा बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह ने गुजरात में भी अभियान चलाए, भारत के दक्षिणी हिस्से में भी अभियान चलाए और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर के साम्राज्य का विस्तार हो गया था। हालांकि अकबर की इस राजनीति को राजस्थान के राजपुताना के कुछ शासक समझते थे। मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कम संसाधन होने के बावजूद अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, युद्ध किया। और केवल संघर्ष क्यों, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग में एक सवाल आएगा कि परिणाम किसके पक्ष में रहा, क्या पढ़ाया गया और कौन जीता। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उससे पहले केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ दो, बाकी पूरे क्षेत्र पर, पूरे मेवाड़ पर वापस महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था। अकबर की इसी राजनीति को मारवाड़ या जोधपुर के शासक भी समझते थे। राव चंद्रसेन राठौड़, जिनको हम मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, राव चंद्रसेन राठौड़ महाराणा प्रताप की तुलना में संसाधनों के रूप में कम सक्षम थे। उनके पास में कम संसाधन थे। उनकी यह स्थिति हो गई थी कि उनको अपना खर्चा उठाने के लिए अपने रत्नों को, आभूषणों को बेचना पड़ा था। इसके अलावा उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो पोखरण है, वर्तमान जैसलमेर में आता है, जिसके कारण हमारा जो राष्ट्र है वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हुआ, उसी पोखरण को भी उनको बेचना पड़ा था ताकि वो खर्चा उठा सकें अपना और अपनी सेना का। तो आप एक और विचार करो, यह स्थिति होने के बाद भी मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर को सहयोग नहीं दिया। और 11 जनवरी 1581 ईस्वी को पाली में सारण के जंगलों में रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उससे पहले तक अकबर से वो संघर्ष करते रहे। कभी कुछ किले जीत जाते, कभी वापस गंवाना पड़ता, लेकिन अकबर की राजनीति को वो समझते थे। और राजनीति शब्द देखो ऐसा है, इसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा निला दो, धुला दो, थोड़ा सा फेशियल कर दो, मेकअप कर दो, तो यही कूटनीति बन जाता है। और कूटनीति को थोड़ा सा पॉजिटिव लिया जाता है। और अकबर में, मुगल शासक अकबर में यह राजनीतिक समझ और यह कूटनीतिक समझ तो थी। अकबर को यह पता था कि किस प्रकार से किन शासकों से सहयोग लेना है और किन शासकों के माध्यम से किन शासकों को दबाना है। अकबर ने अपने पूर्वजों की जो नीति थी, उस नीति की बजाय एक राजपूतों से सहयोग लेने वाली नीति का अनुसरण किया, क्योंकि अकबर को यह पता था कि अगर मैं इनसे सहयोग नहीं लूंगा तो मेरा राज्य विस्तारित नहीं हो सकता। क्योंकि जब बाबर भारत में आया था तो बाबर खुद ये लिखता है कि भारत में अलग अलग जगह मुस्लिम सत्ता थी और कुछ जगह हिंदू सत्ता थी। दिल्ली में लोधी बैठे हुए थे। इसके अलावा मालवा, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम सत्ता थी। गुजरात में मुस्लिम सत्ता थी। और राजपुताने के जो मेवाड़ है, मेवाड़ में महाराणा सांगा की सत्ता हुआ करती थी। और उत्तर भारत की जो पूरी धुरी थी सत्ता की, वो मेवाड़ की ओर थी। राजपुताना के जितने शासक थे वो मेवाड़ के प्रति अपनी निष्ठा रखा करते थे। और बाबर के विरुद्ध जब राजपूतों ने युद्ध किया था तो इसमें राजपुताना के सारे शासक महाराणा सांगा के झंडे के नीचे आ गए थे। हुमायूं ने भी अपने पिता बाबर की नीति का ही अनुसरण किया था, राजपूतों से सहयोग नहीं लिया था। और हम देखते हैं हुमायूं को बाद में बीच बीच में भागना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने गद्दी से हटा दिया था हुमायूं को। हुमायूं कभी थट्टा भागा, कभी गुजरात की ओर गया, वर्तमान जो पाकिस्तान आता है वहां थट्टा इलाका आता है वहां गया, फिर मारवाड़ आया, हुमायूं भागता रहा। और फिर जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो आकर हुमायूं गद्दी पर बैठा। अकबर को यह समझ में आया था कि उनकी नीति इसलिए इतनी सफल नहीं हुई क्योंकि उन्होंने राजपुताना के शासकों से सहयोग नहीं लिया, इसीलिए अकबर के द्वारा सहयोग लिया गया। मान सिंह जो आमेर के राजकुमार थे, बाद में शासक बने थे, 1581 से और 87 तक 6 साल काबुल का सूबेदार बनाया था।
काबुल में अफगानियों ने विद्रोह कर रखा था, पठानों ने विद्रोह कर रखा था, रोशनियाओं ने विद्रोह कर रहा था, अकबर का खुद जो भाई था मिर्जा हाकिम, उसने विद्रोह कर रखा था। अकबर के पिता हुमायूं का तीसरा बेटा था मिर्जा हाकिम, उनके विद्रोह को दबाया मान सिंह। एक स्ट्रेटेजी और होती थी, आप उसको भी समझो, कि अकबर के द्वारा मान सिंह की नियुक्ति की जा रही है वहां पर। इसके अलावा बिहार की सूबेदारी भी दी गई थी बाद में 1587 से और 94 तक। बंगाल भी भेज दिया गया था 1594 में, बंगाल का एरिया भी दे दिया गया था। यह एक रणनीति इसलिए होती थी कि जहां ज्यादा एक ही वर्ग के लोग हो जाएंगे तो उनमें गुटबाजी हो सकती है। मान लीजिए एक ही जगह आपने एक ही वर्गों के लोगों को तैनात कर दिया, वो आपस में अपना संगठन बना लेंगे और राजा की गद्दी पर लात मार देंगे। तो उनके बीच में एक एक हिंदू शासक की नियुक्ति कर दी जाती थी, हिंदू सूबेदार की नियुक्ति कर दी जाती थी। आगे चल के देखते हैं कि औरंगजेब ने भी, भले ही औरंगजेब कितना हिंदू विरोधी रहा, पर्टिकुलर हिंदू नहीं बोले, दूसरे धर्मों का औरंगजेब कितना ही विरोधी रहा। 1669 में भले ही मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, 1679 में भले ही वापस जजिया कर लगा दिया, लेकिन आमेर के जो शासक थे जयसिंह, उनको अपने साथ में रखा। और बाद में जयसिंह पर संदेह होने के कारण कि छत्रपति शिवाजी महाराज को निकालने में जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह का हाथ है, तो बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां पर षड्यंत्र करके जयसिंह के लोगों के ही हाथों उनको जहर देकर मरवा दिया था। लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक अपने साथ में इसलिए रखा कि एक ही वर्गों के लोगों को, मतलब केवल मुस्लिम रहेंगे तो वो आपस में गठबंधन कर लेंगे, तो बीच बीच में एक एक हिंदू को नियुक्त कर दो ताकि उनके गठबंधन होने की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके। यह भी एक रणनीति होती थी अकबर के द्वारा। देखो थोड़ी समझना इन चीजों को। आप कई बार क्या करते हैं, इतिहास को रटने की कोशिश करते हैं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं साहब नागौर दरबार 1570 में हुआ, 17 में हुआ। रटो मत उसको, आप एक बार समझो कि अकबर को जब अपना राज्य विस्तारित करना है, या तो राजपुताना के हर शासक को अलग अलग जाकर पराजित करना पड़ेगा, या फिर किसी एक बड़े शासक को चुनौती मिल जाए, किसी एक बड़े शासक को पराजित कर दिया जाए। तो पराजित करने के बाद बाकी जो शासक हैं वो संधि करने के लिए अपने आप आ जाएंगे। आप ये मत रटो कि 1570 में नागौर का दरबार हुआ। आप ये सवाल पूछो कि 1570 में ही क्यों हुआ, 1565 या 62 या 63 या 67 में क्यों नहीं हुआ। अकबर ने वहां दरबार लगाने से पहले 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ पर हमला किया था। और अबुल फजल तो लिखता वहां के कत्लेआम के बारे में, अकबरनामा किताब पार्ट 1 पेज नंबर 286, कि 30,000 लोग वहां पर जो थे उन्होंने अकबर को बहुत तर्क दिए, दलीलें दी कि साहब हम युद्ध से जुड़े हुए नहीं है, हम युद्ध से परे थे। उसके बावजूद अकबर ने उनकी एक नहीं सुनी और 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया। ये मैं इसीलिए ऐसे नहीं बता रहा हूं, इसको भी मैं लिंक करूंगा एक चीज के साथ में, तो एक दाग भी लगाना कि 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा 1567-68 ईस्वी में, उसी दौरान जब चित्तौड़ का यह शाखा हुआ था जिसको हम तीसरा शाखा बोलते हैं, जब चित्तौड़ को पराजित कर दिया गया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था, इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह। राजपुताना के बाकी शासक मेवाड़ की सत्ता को मान्यता दिया करते थे, मेवाड़ के प्रति उनकी निष्ठा हुआ करती थी। अब मेवाड़ को जब पराजित कर दिया गया तो एक मैसेज बाकी के पास में चला गया कि आप लोग संधि कर सकते हो मेरे से। तो इसीलिए पराजित करने के बाद अकबर जब वहां से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया, अजमेर गया, तो वहां से जब लौटा तो अजमेर में रुका कि मैं यहां रुकता हूं और अब जो जो मुझसे मित्रता करना चाहते हैं वो यहां पर आ जाओ। इसके अलावा यह भी गौर करना कि अकबर की छवि भी एक नेगेटिव बनी कि साहब कितने लोगों की हत्या करवा दी गई वहां पर, 30,000 लोगों की। तो यह दिखाने के लिए कि मैं आपका हितैषी हूं, आपका भला चाहता हूं। उस समय नागौर में अकाल की स्थिति थी, एक तालाब बनवाया गया जिसको शुक्र तालाब कहा गया। वो तालाब इसीलिए बनवाया गया कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तो वो छवि भी धोने की कोशिश हुई। इसके अलावा बाकी जो शासक थे उन शासकों से भी वहां पर मित्रता हुई। बीकानेर के भले ही राव कल्याणमल हो, जैसलमेर के हर्राय हो, बूंदी के हाड़ा सूरजमल हो, मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन राठौड़, जिनको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं क्योंकि उन्होंने भी वही नीति का अनुसरण किया जिसका आगे चलकर महाराणा प्रताप ने किया। चंद्रसेन राठौड़ वहां पर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहां तो अकबर की नीति इस प्रकार से है कि एक शासक को दूसरे शासक के विरुद्ध अकबर के द्वारा काम में लिया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है, तो उन्होंने इस स्थिति को सम्मानजनक नहीं पाया। वो वापस आ गए जोधपुर, जोधपुर से फिर भादराजून चले गए। उसके बाद फिर वो इधर उधर घूमते रहे, संघर्ष करते रहे और अंततः 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सारण में, पाली में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर से संघर्ष करते रहे पूरे जीवन, क्योंकि वो अकबर की इस कूटनीति को उसी समय समझ गए थे
जब आगे चलकर हम ये देखते हैं, समझना अब कि अकबर ने किस प्रकार से अपनी राजनीतिक चाल चली, कूटनीतिक चाल चली थी, राजनीति करनी आती थी अकबर को, कि महाराणा प्रताप के जो भाई थे जगमाल, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी एक रानी से विशेष स्नेह के कारण, रानी भटियाणी से ज्यादा स्नेह के कारण, महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्ति सिंह, शार्दुल सिंह, वीरमदेव, इनसे छोटे जो थे जगमाल, उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी थी कि साहब अगर किसी छोटे को बना दिया जाए तो बड़े वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे, घर में आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो जनता ने, सामंतों ने विद्रोह करके कुंवर प्रताप को अगला महाराणा बना दिया, क्योंकि मेवाड़ की जो स्थिति थी इस समय वो ठीक नहीं थी। कुछ समय पहले अभी मेवाड़ हारा था अकबर से युद्ध में, इसके अलावा ऐसे में घर की लड़ाई और चालू हो जाएगी तो फिर कैसे संघर्ष करेंगे। तो कुल मिलाकर वहां पर केवल इस पॉइंट पे नोटिस करना आप कि जब कुंवर प्रताप को अगला महाराणा बना दिया तो अकबर के दिमाग में यह भी क्लिक हुआ ना कहीं कि उनके वो भाई जगमाल जिनको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया था वो कहां है, वो भी तो असंतुष्ट होंगे ना। तो अकबर ने क्या किया, जो सिरोही का आधा राज्य था, सिरोही में बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा के बीच में विवाद चल रहा था। बीकानेर में जो राठौड़ सत्ता थी वहां के थे रायमल राठौड़ जो हैं, रायमल नहीं, राय सिंह, वहां के राय सिंह थे। राय सिंह उस समय नागौर दरबार में चले गए थे, मतलब बीकानेर वालों का जो है वो संधि हो गई थी नागौर दरबार में। तो राय सिंह को उन्होंने वहां पर भेजा सिरोही में, और सिरोही का आधा राज्य तो राय सिंह ने रख लिया, आधा सुल्तान देवड़ा को दे दिया। और राय सिंह ने जो आधा राज्य रखा था वो अकबर ने किसको दिलवाया, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को, कि उन्हीं के भाई के हाथों महाराणा प्रताप को कंट्रोल किया जा सके, उधर से अगर कोई हेल्प मिलने की गुंजाइश हो तो उनके भाई के हाथों ही रुकवाई जा सके। लेकिन यह चीज खैर ज्यादा लंबी नहीं चली थी, क्योंकि 1583 में जो दत्तानी का युद्ध हुआ था उसमें जगमाल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप ये समझो अकबर की राजनीति, किस प्रकार से राजनीतिक दिमाग अकबर दौड़ाया करते थे। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर, इन दोनों की राजनीति को अकबर ने एक ही वंश के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसको चंद्रसेन राठौड़ पहले ही समझ गए थे। बताता हूं थोड़ा सा। एक जोधपुर रियासत राठौड़ों की, एक बीकानेर रियासत ये भी राठौड़ों की। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था, जोधा के ही वंशज जोधपुर पर अधिकार कर रहे थे, अपनी सत्ता चला रहे थे। राव जोधा के ही जो पुत्र थे बीका, वो बीकानेर में अपनी रियासत, उन्होंने एक नई रियासत बनाई थी। तो थे तो एक ही वंश के, जोधपुर में भी राठौड़ थे, बीकानेर में भी राठौड़ थे। 1541 में जोधपुर के जो शासक थे वो थे मालदेव राठौड़, चंद्रसेन राठौड़ के पिता। उन्होंने भी दूर दूर तक अपना राज्य विस्तारित किया था। एक साम्राज्यवादी नीति की पालना उन्होंने की थी, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं उनमें थी। मालदेव राठौड़ ने अपने ही कुटुंब के जो लोग थे बीकानेर वाले, उन पर अटैक किया था। 1541 में एक युद्ध हुआ था, पाहेबाया साहेबा का युद्ध। उस युद्ध में बीकानेर के शासक थे जैत सिंह, जो राय सिंह के दादा थे। जैत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1541-42 में वो युद्ध हुआ था। बाद में अकबर के दिमाग में रहा होगा कि बीकानेर और जोधपुर वाले आपस में लड़ते हैं। तो जब चंद्रसेन राठौड़ संघर्ष कर रहे थे अकबर से, जंगलों में भटकते हुए, इधर भागते हुए, अकबर के विरुद्ध जगह जगह मोर्चे पर जब वो युद्ध लड़ रहे थे, तो अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के राठौड़ को बनाया, मतलब बीकानेर के जो राय सिंह थे उनको जोधपुर का प्रशासक बना दिया। कुछ मेरे स्टूडेंट, कुछ व्यूअर्स ये कहते हैं कि साहब वो तो बनाए जाने थे, क्योंकि बीकानेर पास में है और पास से ही जोधपुर को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अगर यही लॉजिक है तो आमेर के मान सिंह को काबुल क्यों भेजा? उनको भी कंट्रोल करने के लिए कहीं आसपास में नियुक्त किया जा सकता था ना। उनको तो काबुल भेज दिया, फिर उड़ीसा भेज दिया, बंगाल भेज दिया, बिहार भेज दिया, और राय सिंह को जोधपुर में क्यों प्रशासक बनाया? इसका कारण यह था क्योंकि अकबर के दिमाग में था कि दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों में मनमुटाव रहता है, तो एक ही वंश के माध्यम से दूसरे वंश को कंट्रोल किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुगल शासक अकबर ने इस सॉफ्ट नीति का अनुसरण किया, जिसको सुलह कुल की नीति कहा गया, और इसी नीति की वजह से अकबर को अपना राज्य चलाने में आसानी हुई। अकबर के बाद जहांगीर ने भी इसी नीति का अनुसरण किया, शाहजहां ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। लेकिन जब औरंगजेब के शासनकाल में आते हैं तो औरंगजेब के द्वारा कट्टरता दिखाई गई। भले ही दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ना, या अकबर के द्वारा जो जजिया टैक्स हटा दिया गया था उस जजिया टैक्स को फिर से लागू कर देना। कुछ व्यूअर्स के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर औरंगजेब के समय भी तो सुलह कुल की नीति चल ही रही थी, क्योंकि राजपुताना के जो शासक थे वो अकबर के साथ तो थे।
आप एक बार विचार करना, भले ही आरंभ में रहे होंगे, लेकिन अगर वास्तव में वो मन से साथ में थे, तो जोधपुर के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, उनकी जब जमरूद में मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में, तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह क्यों कहा कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है, मतलब आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह कहा था, जिसका अर्थ यह है कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। आमेर के जो शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में, जिनकी दक्षिण में नियुक्ति हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में, जिन्होंने संधि करवा दी थी पुरंदर की 11 जून 1665 ईस्वी को, तो आमेर के उन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा उन्हीं के व्यक्तियों के हाथों, मतलब मिर्जा जयसिंह के व्यक्तियों के हाथों ही बुरहानपुर में, जो मध्य प्रदेश में आता है वर्तमान में, वहां पर जहर देकर क्यों मरवाया गया? भाई अगर वास्तव में इतना सहयोग चल रहा था, इतना साथ चल रहा था, और ये सुलह कुल की नीति अभी भी उसी रूप में चल रही थी जिस रूप में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय चल रही थी, तो फिर ये इस प्रकार का विरोध क्यों हो रहा था? और आगे देखते हैं कि इस नीति से हटने की वजह से, कट्टरता दिखाने की वजह से, ये बीज मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में ही पड़ गए थे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य भरभराकर गिर जाएगा। और हम ये देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के केवल ये एक ही कारण नहीं है कि सुलह कुल की नीति से वो हट गए थे, आगे भी औरंगजेब के बाद भी राजस्थान के कुछ शासक थे जो अभी सक्रिय थे मुगल दरबार में, लेकिन उनकी सक्रियता में कमी आ गई थी। अब वो पहले जितने सक्रिय नहीं थे। मुगल शासक जो आगे चलकर फर्रुख शेर बने थे, फर्रुख शेर को जब मौत के घाट उतारा गया था, इसमें मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह, उनकी सक्रियता रही थी। उनके सहयोग से ही, मराठों के सहयोग से भी जो सैयद बंधु थे, उन सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा यह भी हम मान सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब आगे जो शासक बने, शायद उनमें इतनी योग्यता नहीं थी जितनी पहले वाले शासकों में रही। इसके अलावा दक्षिण में मराठों की ओर से चुनौती मिल रही थी, और अब चुनौती बहुत प्रबल तरीके से मिल रही थी। आगे तो यह हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के समय कि मोहम्मद शाह रंगीला को 3 दिन तक अपने किले में कैद रहना पड़ गया था, जब पेशवा बाजीराव भल्लाड़ दक्षिण से और दिल्ली तक आ गए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन है, सुलह कुल की नीति से हट जाना, औरंगजेब के समय ज्यादा कट्टरता रहना, इसके अलावा राजपुताना के शासकों की मुगल दरबार में सक्रियता कम हो जाना। तो हिंदू शासकों की, हिंदू सूबेदारों की अगर सक्रियता कम हो गई तो केवल मुस्लिम रह गए ज्यादा, उनमें गठबंधन होने शुरू हो गए, इसकी वजह से अलग अलग गुट बनने शुरू हो गए, उनमें गुटबाजियां होनी शुरू हो गई, मराठों से चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे रीजन थे। खैर, इस वीडियो में हमारा विषय यह था कि अकबर की राजनीतिक बुद्धि क्या थी, राजनीतिक समझदारी क्या थी, किस प्रकार से अकबर ने अपनी राजनीतिक बुद्धि के उपयोग से और अपने राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। और अकबर ने जब राजपुताना के शासकों से मित्रता की, तो राजपुताना के शासकों ने ही अकबर को काबुल दिया, बंगाल दिया, बिहार दिया, उड़ीसा दिया, दक्षिण तक दूर दूर तक अकबर के राज्य का विस्तार कर दिया। थैंक यू। जय हिंद।